ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कुछ असाध्य रोगों के इलाज की दिशा में स्टेम सेल थेरेपी के बढ़ते कदमों पर केंद्रित विशेष रूपक देह नवांकुर। आलेख डॉक्टर मनीष मोहन गोरे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। देह परमाणवो वाथ कोशिका रचनात्मिका धातुकोष्ठांग सृष्ट्यै तु संगच्छन्ति समन्ततः। अर्थात ये देह परमाणु अथवा रचनात्मक कोशिकाएं शरीर के धातु और द्रव्य आदि की रूपात्मक रचना के लिए संयुक्त होते हैं। हेलो हेलो, यस डॉक्टर पांडे हियर। जी अभी कॉल बैक करता हूँ, जरा पेशेंट के साथ हूँ। बैठो नंदिनी, आपके पापा की ब्लड कैंसर की स्टेम सेल थेरेपी कामयाब रही। Are you sure, doctor? एब्सोल्युटली। करीब 1 घंटे के बाद आप उनसे मिल सकती हैं। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज होने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा। सारे टेस्ट तो यही बता रहे हैं कि उनका कैंसर एब्सोल्युटली ठीक हो गया है। I don't believe this, doctor. पापा की थेरेपी कामयाब हो गई? मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ नंदिनी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके पापा को ब्लड कैंसर था, जिसका कुछ साल पहले तक कोई इलाज नहीं था। मगर मेडिकल साइंस में जब स्टेम सेल थेरेपी आई ना, तब से कुछ इनक्योरेबल रोगों का इलाज पॉसिबल हो पाया है, खासतौर पर ब्लड कैंसर के केस में। ये तो एक मिरेकल है डॉक्टर पांडे। आप तो जानते हैं पापा की बीमारी से हमारा पूरा परिवार मायूस हो गया था। नेचुरली। और उनके बचने की उम्मीद ही हमने छोड़ दी थी। आपने मेरे पापा को जीवन दान दे दिया है और हम आपका यह एहसान कभी नहीं भुला सकते। अरे मैंने नहीं, शायद स्टेम सेल थेरेपी ने तुम्हारे पापा को एक नई जिंदगी दी है, जिसे हमने आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। थैंक गॉड। बस कुछ दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे आपका। अब तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि स्टेम सेल थेरेपी मानवता के लिए सचमुच एक वरदान की तरह है। You're right. नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। स्टेम सेल दरअसल हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके भीतर दूसरी अनेक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। स्टेम सेल हमारे शरीर में कहां बनते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, एम्स दिल्ली की बाल रोग सर्जन डॉक्टर शिल्पा शर्मा। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है बॉडी में जिससे हम कोई भी सेल बना सकते हैं। ज़्यादातर ये बोन मैरो में पाया जाता है। तो बोन मैरो के सेल को ये क्षमता होती है कि वो डिफरेंट ब्लड टाइप्स बनाता है नॉर्मली हमारी रूटीनली बॉडी में। जब हम उसको पहले ही निकाल लेते हैं तो उसके अंदर ये गुंजाइश होती है कि वो हम उससे कोई भी तरह का सेल बना सकते हैं, जैसे लिवर का सेल, किडनी का सेल। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वो वहाँ चला जाता है और मदद करता है बॉडी की रिपेयर प्रोसेस में और जो कमी है उसको पूरी करने के लिए। स्टेम सेल को लेकर अनेक वर्षों से वैज्ञानिक समुदाय शोध कार्य में लगा हुआ था, मगर उन्हें संतोषजनक नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और कुछ असाध्य रोगों के इलाज में सफलता भी मिली है। जर्मनी से स्टेम सेल चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल करने वाले डॉक्टर शिव मोहन सिंह। स्टेम सेल थेरेपी जो है वो भारत में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को यूज करके बोन मैरो और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए अप्रूव्ड है। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 1950s में हुआ था, 1953 में पेपर पब्लिश हुआ था पहला। तो सबसे ज्यादा रिसर्च उस पे हुआ है और वो तब से अप्रूव्ड है। और उसके अलावा बाकी जो अभी जितने डिजीजेस के लिए स्टेम सेल थेरेपी एडवर्टाइज हो रही है, जैसे न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए या डायबिटीज के लिए या आर्थराइटिस के लिए, ये सब साइंटिस्ट के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल थेरेपी हम इसको बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल होती है। और बाकी जो थेरेपी होती है जिसमें अगर कोई प्रॉमिस करता है कि डायबिटीज या कोई और डिजीज वो ठीक कर देगा स्टेम सेल से, तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अभी।
ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन पी गर्डन और जापान के यामानाका स्टेम सेल के शोध कार्य में जुटे हुए थे। उन्हें मानव स्वास्थ्य में स्टेम सेल के उपयोग को लेकर बड़ी कामयाबी मिली। मानवता की सेवा में इस महत्वपूर्ण शोध के लिए साल 2012 में इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। To award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012 jointly to John B. Gurdon and Shinya Yamanaka for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent. इन दोनों वैज्ञानिकों गर्डन और यामानाका ने अपने प्रयोगों द्वारा वयस्क कोशिका को ऐसी स्टेम कोशिका में बदलने में कामयाबी पाली कि जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण हो सके। इस शोध नतीजे ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। जॉन पी गर्डन और यामानाका के स्टेम सेल पर किए गए इस ऐतिहासिक शोध कार्य के बारे में बता रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन कांगो। 1962 में जॉन गर्डन ने मेढक पर किए गए अपने शोध में यह पाया कि कोशिकाओं की विशिष्टता को बदलना संभव है। इसके 40 वर्षों बाद हम देखते हैं कि 2006 में जापान के यामानाका ने चूहों पर किए गए शोध से पता लगाया कि कुछ जीन्स की मदद से परिपक्व कोशिकाओं की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके उन्हें अपरिपक्व स्टेम सेल में बदला जा सकता है। तो गाड़ी पीछे की तरफ चली गई और जो परिपक्व सेल थे वो अपरिपक्व स्टेम सेल्स में परिवर्तित हो गए। कोशिका विज्ञान की इस प्रगति पर कक्षा 9 की छात्रा संजना एक अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से। विराट की अविनाश की अलौकिक ईश्वर की जीवन संरचना की एक ही जन्मदात्री कोशिका 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 एक से अनेक अनेक से जुड़कर देती सृष्टि को आकार। चिकित्सा के क्षेत्र में अवयवों की निर्मात्री जीवन बचा रही जीवन ये दे रही विज्ञान के युग की वरदायिनी दात्री कोशिका 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 कोशिका। मानव शरीर में स्टेम सेल के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बता रही हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की उप महानिदेशक डॉक्टर गीता जोतवानी, जो देश भर में स्टेम सेल रिसर्च की कोऑर्डिनेटर भी हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वो भ्रूण से बने हुए हैं और भ्रूण क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा है ह्यूमन बीइंग बनने से पहले, उसमें से सबसे यंग और सबसे अच्छे सेल्स बन सकते हैं स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल्स क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज के होते हैं, इनको कहते हैं टोटी पोटेंशियल स्टेम सेल, मतलब उनको डायरेक्शन दें कल्चर में तो वो किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टेम सेल के प्रकार के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल। स्टेम सेल्स बेसिकली हम कार्य करने के तरीके के ऊपर 5 ढंग से बांट सकते हैं। एक होता है टोटी पेटेंट स्टेम सेल, भ्रूण से निकाला जाता है तो वह हर कार्य जो है वो कर सकता है, जीव का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। इसके बाद जो एडल्ट कोशिकाओं से स्टेम सेल्स निकाले जा रहे हैं वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी कि वो भ्रूण के रूप में प्रत्यारोपित तो नहीं किए जा सकते हैं लेकिन आप उनको जो कार्य देंगे वो उस कार्य को कर पाएंगे। तीसरा होता है मल्टीपोटेंट, मतलब एक स्टेम सेल आपने दिया है तो जैसे कि एक तने के अंदर कभी आपने कलम लगाई तो लाल फूल भी पैदा हो रहे हैं, पीले फूल भी पैदा हो रहे हैं, वैसे वो एक ही सेल एक जगह जाके 2-2, 3-3 कार्य किया करेगा। और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स बोन मैरो से आ रहे हैं, एक डायरेक्शन में जाके काम करते हैं। एक और ऑलिगोपोटेंट सेल, तो ये शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, लिम्फेटिक्स है, लिम्फोइड टिश्यू है, उसका निर्माण करते हैं। स्टेम सेल में अपार संभावनाएं छुपी होती हैं। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर पीवी आर्या। स्टेम सेल किसी भी प्रकार की कोशिका में तब्दील हो सकती है, चाहे उसको कहिए कि श्वसन तंत्र की कोशिका मान लीजिए, चाहे अपने मस्तिष्क की कोशिका मान लीजिए, चाहे अपनी आँखों के निर्माण में सहयोग मान लीजिए, चाहे अपनी अस्थियों के निर्माण में सहयोग मान लीजिए। अपने इतने बड़े विशाल शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तित होने की संभावना को समाहित करने वाली सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल।
राहुल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गेंद को समानांतर पास के रूप में निकाल दिया जगजीत के लिए। जगजीत ने ड्रिबल किया, एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे खिलाड़ी को छकाने के साथ ही समानांतर पास के रूप में गेंद को निकाल दिया पेनल्टी बॉक्स के अंदर सुखविंदर के लिए। सुखविंदर का बहुत ही अच्छा पास और स्लाइड करते हुए गेंद को गोल में डाल दिया जगजीत ने, और इस तरह से जेसीटी को इस समय 1 गोल की बढ़त हासिल हो चुकी है ईस्ट बंगाल की टीम के ऊपर। लेकिन जगजीत सिंह इस समय मैदान पर लेटे हुए हैं। गेंद को स्लाइड करने के प्रयास में उनका पांव जाकर गोल पोस्ट से टकराया और लगता है कि उनके घुटने में वहां पर संभवतः चोट लगी है। इस समय चिकित्सक दल को बुलाया है रेफरी ने मैदान पर, लेकिन जिस तरह से छटपटा रहे हैं लगता है कि बहुत गंभीर चोट है। डॉक्टर साहब, मे आई कम इन? यस प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं दलवीर सिंह हूँ, इस टीम का कोच हूँ। और डॉक्टर साहब, आपने ये रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह ये सब देख लिए होंगे। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ये जगजीत सिंह का घुटना ठीक हो सकता है या नहीं? देखिए दलबीर जी, जगजीत का घुटना बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया है। बहुत सीवियर लिगामेंट इंजरी है। नॉर्मल चलने फिरने में भी वक्त लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 3 महीने बाद तो सैफ चैंपियनशिप है। जगजीत हमारा बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, टीम को बहुत नुकसान हो जाएगा। वेल, आई कैन अंडरस्टैंड, पर क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है? कोई तो होगा। देखिए दलबीर जी, वी आर टेकिंग अ चांस विथ स्टेम सेल थेरेपी। आपने शायद सुना हो, जगजीत की ही स्टेम सेल्स को हम घुटनों में इंजेक्ट करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इस समय गेंद को एक बार फिर से संभाला है वहां पर जगजीत सिंह ने, जो कि चोटिल हुए थे, आपको याद होगा, आपसे करीब 3 महीने पहले। लेकिन उसके बाद से आज ये उनका पहला मुकाबला है और इस मुकाबले में अब तक उन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। गेंद को लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए समानांतर पास के रूप में गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी मंजुल के लिए। मंजुल ने एक बार फिर से जगजीत को दिया, ड्रिबल करते हुए गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए मुहाने पर पहुंचे पेनल्टी बॉक्स के ऊपर और लंबा शॉट सीधा गोल के अंदर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जगजीत सिंह का। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कह रहा था कि जगजीत सिंह के कोच दलबीर सिंह से हमने कुछ समय पहले बात की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी तरह से रिकवरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और आज उसका प्रदर्शन उसको पूरी तरह से फलीभूत करते हुए इस समय जगजीत सिंह। अस्थि रोगों और मांसपेशियों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी एक उम्मीद बनकर उभर रही है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल। स्टेम सेल्स का प्रयोग 2 रूप में हो रहा है। एक तो इलाज के रूप में, जब अस्थि टूट गई है और नॉर्मली 3 महीने में जोड़नी है और 6 महीने में भी नहीं जुड़ी है, तो उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, या हड्डी टूट गई और जुड़ ही नहीं रही है और ऑपरेशन 2-3 बार होने के बाद भी नहीं जुड़ रही है, तब उसका प्रयोग किया जा रहा है। या फिर हड्डी में गैप आ गया है, एक्सीडेंट में हड्डी का एक टुकड़ा बाहर गिर गया है, या हड्डी में सिस्ट हो गई है, गठान हो गई, कैंसर हो गया जिसको उनकी निकाला गया है, तो उस गैप को भरने के लिए, और साथ में ब्लड की कमी की वजह से हड्डी मृतप्राय हो गई है तो उसको जिंदगी देने के लिए। घुटने की हड्डी किसने एक आम प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो इसके अंदर भी लोगों ने स्टेम सेल्स डाले हैं और रिसर्च की है। स्टेम सेल शरीर की सामान्य कोशिकाओं से किस तरह अलग होती हैं? इनके क्या खास गुण और स्वभाव होते हैं? इनका कल्चर कैसे किया जाता है? इन सब पहलुओं पर बता रहे हैं जंतु विज्ञानी डॉक्टर सुबोध जैन। सामान्य कोशिकाओं से ये इस तरीके से अलग हैं, इसके 3 कैरेक्टर होते हैं। पहली बात तो ये कि ये लंबे समय तक डिवाइड कर सकती हैं। दूसरी बात, ये अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, क्योंकि जब इनमें चेंज होगा तब वो स्पेशलाइज्ड होंगी। और तीसरी बात ये है कि जब इनमें चेंज आएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आपके मर्जी की सेल्स में बदल सकती हैं। स्टेम सेल को पहचानने के लिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं और इन मार्कर्स को यूज करके लेबोरेटरी में इनको पहचान के अलग किया जाता है। बॉडी के काफ़ी ऑर्गन्स में स्टेम सेल्स होती हैं, जैसे हार्ट में भी होती हैं, मसल्स में भी होती हैं, स्किन में भी होती हैं, और जो अंग है उसमें एक खास जगह पर स्टेम सेल्स होती हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स को निकाल के मॉलिक्यूलर मार्कर यूज करके ये पहले तय किया जाता है कि ये स्टेम सेल्स ही हैं, और अगर ये हैं तो इनको निकाल कर कल्चर किया जाता है, और जो सेल्स अब मिल गई हैं उनको डिफ्रेंशिएशन के लिए काम में लाया जाता है। स्टेम सेल हासिल करने के लिए आमतौर पर
नवजात बच्चे से जुड़े गर्भनाल का प्रयोग किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति चौहान। कॉर्ड ब्लड से लिए गए स्टेम सेल्स बेटर हैं। उनमें जो इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के स्टेम सेल्स अगर किसी दूसरे जने को भी दिए जाते हैं तो ईजिली एक्सेप्ट हो जाते हैं। सबसे अच्छी प्रक्रिया तो यही है कि नॉर्मल प्रोसेस होता है डिलीवरी का, उसमें कॉर्ड हम फेंक देते हैं, प्लेसेंटा भी अलग कर देते हैं। अगर हम किसी प्रकार से उसको कंजर्व कर सकें, जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा हम कर सकते हैं। भविष्य में हमें होने वाली किसी बीमारी के इलाज की संभावना स्टेम सेल से जोड़कर देखी जा रही है। इसके लिए जन्म के समय से स्टेम सेल को सहेज कर रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसे स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं। इस बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर शिव मोहन सिंह से। तो जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो वैसे ही है ये कि अगर भविष्य में आपके यहाँ किसी दूसरे बच्चे को होती है कोई डिजीज या फैमिली में किसी को होती है, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो भी ब्लड एंड बोन मैरो डिसऑर्डर्स का। ठीक है, बाकी और डिजीजेस के लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। भविष्य में आगे रिसर्च हो ही रहा है, तो और डिजीजेस के लिए भी इसका हो सकता है अप्रूवल। स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रही हैं एम्स दिल्ली की बाल रोग सर्जन डॉक्टर शिल्पा शर्मा। बात यह है कि किसके लिए करें और कब तक करें। जो लाइफ स्टेम सेल बैंकिंग कर रहे हैं वो 1 साल की भी ऑफर देते हैं और 20 साल की भी देते हैं। 1 साल के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1-2 साल आप आराम से गारंटी ले सकते हो कि उस सेल में कोई मैलिग्नेंट चेंज नहीं हुआ होगा और उसका जो क्वालिटी है वो वैसी मेंटेन रही होगी। लेकिन 20 साल के बाद अभी तक हमने वो सेल्स दोबारा यूज़ नहीं करे हैं किसी ने भी, क्योंकि आप सोचिए 20 साल आप किसी आइसक्रीम को भी अगर रखेंगे फ्रीज़र में तो आपका मन नहीं करेगा उसको खाने के लिए। क्यों वो ऐसा रिस्क लिया जाए? इसलिए 1 और 2 ईयर्स तक तो बैंकिंग आप आराम से कर सकते हैं। स्टेम सेल बैंकिंग के दौरान अनेक प्रकार की सावधानियां रखने की जरूरत होती है। इन सावधानियों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। लगभग 15 साल पहले जब मेरी पहली बेटी हुई थी, तब सब कहते थे कि इस खून को बैंक करा लो, कल इसके काम नहीं तो इसको कोई भाई बहन होगा उसके काम आ जाएगा। उस वक्त पे इतनी तकनीक नहीं थी कि हम और तरीके से स्टेम सेल बना पाएँ। तो इन नेचुरल स्टेम सेल जो कि कॉर्ड ब्लड में होते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करने का सोचते थे और सोचते थे कि इन्हीं को फ्रीज करके बैंक कर दीजिए ताकि कल ज़रूरत हो तो हम इनको इस्तेमाल कर पाएँ। अब थोड़ा बदल गया है, मतलब इसमें गलत तो नहीं है कुछ, लेकिन स्टेम सेल बनाने के बहुत सारे तरीके अब आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 10-15 साल आगे सोचता हूँ तो हम उन कॉर्ड ब्लड सेल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम या दूसरों के या एडिटेड या खुद के एक अच्छे सेल से स्टेम सेल बना के वही काम कर रहे होंगे जो हम कॉर्ड ब्लड से करते। लोगों के मन में एक सहज जिज्ञासा होती है कि स्टेम सेल थेरेपी में मरीज का इलाज किस प्रकार किया जाता है। क्या इसमें दवा दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है या सर्जरी होती है? स्टेम सेल थेरेपी वास्तव में होती कैसे है? आइए इस बारे में जानते हैं एम्स दिल्ली की बाल रोग सर्जन डॉक्टर शिल्पा शर्मा से। स्टेम सेल्स एक लिक्विड ही होती है, ब्लड की तरह होती है, तो उसको हम आइसोलेट करते हैं। जैसे आपने बोन मैरो में से ब्लड निकाला, उसको स्टेम सेल बैंक के अंदर उसको अलग से करके प्रोसेस होता है 2-3 घंटे का, फिर वो सेल्स को लेके डाइल्यूट करके उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। तो जहाँ हमें उसको चाहिए उसी जगह हमें इसको देते हैं। अगर हमें ब्रेन में चाहिए तो हम जो नस ब्रेन की तरफ जा रही है उसमें देंगे, अगर किडनी के लिए चाहिए तो जो नस किडनी की तरफ जा रही है उसको देंगे। तो जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ देंगे। जैसे हमने जो बच्चे अपाहिज थे, चल नहीं सकते, जिनके पीछे नस के पीछे गांठ होती है, उनके अंदर भी हमने जहाँ पे पीछे ऑपरेशन किया वहीं नसों में डाल दिया ताकि उनको फायदा हो। हमने पोलियो मरीजों में भी दिया है तो उनमें भी हमने वही एरिया में दिया, पीछे रीढ़ की हड्डी में। वर्तमान समय में भारतीय समाज के अंदर कैंसर की बीमारी अपने पांव तेजी से पसार रही है। मानव स्वास्थ्य के सामने ये एक विकट चुनौती के समान है। हर साल हमारे देश में लाखों लोग इस बीमारी की वजह से अकाल मौत का दंश झेल रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी को कैंसर और दूसरी अनेक असाध्य बीमारियों के इलाज की दिशा में उम्मीद की एक रोशनी के रूप में देखा जा रहा है।
डॉक्टर ज्योति चौहान। सबसे ज्यादा उपयोगी तो ये ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर्स में है। फिर इसके बाद रिफ्रैक्टरी एनीमियाज, जहाँ पे बोन मैरो कुछ प्रकार के सेल्स बनाना ही बंद कर देती है, उनमें भी इनका बहुत अच्छा यूज है। फिर कई सारे इनहेरिटेड डिफेक्ट्स रहते हैं आरबीसी के, जैसे बीटा थैलेसीमिया मेजर और सिकल सेल एनीमिया, और कई सारे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स भी रहते हैं इनहेरिटेड, उनमें भी इनका बहुत अच्छा यूज है। भारत में भी इस दिशा में अनेक शोध कार्य चल रहे हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान शोध संस्थान बरेली की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा पाठक। ये जो स्टेम सेल जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो ये जाने कि इसका स्रोत कहाँ होता है। इसको हम आमतौर पे जो अपने शोध में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हड्डी से हम निकालते हैं। एक तरह की खास नीडल होती है, बायोप्सी नीडल या सुई कह लें। उस सुई को हम अंदर डालते हैं और उसके बाद एक सिरिंज की मदद से हम उसके बोन मैरो को खींचते हैं। उस बोन मैरो में खून के भी सेल्स होते हैं बहुत सारे, और स्टेम सेल्स भी होते हैं। तो अब जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हर प्रकार के सेल से इसको हमें अलग करना है और इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाना है। तो इस काम को हम एक स्पेशल लैब होती है जहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जिससे कि हम इसको प्रोसेस करके और उन सेल्स को हम निकालते हैं, स्टेम सेल्स को। अंग प्रत्यारोपण और रक्त संबंधी रोगों के उपचार में स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग के बारे में हमें बताया डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने। ऑलरेडी लोग बना चुके हैं मिनी किडनीज जैसे। आगे चल के फील्ड जरूर ऐसा पहुंचेगा कि हम पूरी किडनी बना सकते हैं और उसको हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। हम जीनोमिक इंजीनियरिंग करके वो ऊपर की सारी चीजें काट सकते हैं जिससे रिएक्शन होती है। तो जब हम स्टेम सेल थेरेपी की आजकल बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम हेमोपोएटिक स्टेम सेल लेंगे, उसके ऊपर के मार्कर जिनसे रिएक्शन होती है उन सबको काट देंगे, फिर ये ऐसा स्टेम सेल होगा जिसे किसी भी पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत कम हो जाएगी। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान शोध संस्थान बरेली के डॉक्टर रामपाल बताते हैं, स्टेम सेल हर जीव के, मनुष्य के या पशु के लगभग हर अंग में एक डिपॉजिट के रूप में स्थित रहती हैं। कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनमें की घाव नहीं भर रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उनमें भी हमने इसको उपयोग किया है और काफी कारगर इसको पाया है। अरे डॉक्टर अनीता, अखबार में कैसा विज्ञापन छपा है? स्टेम सेल से किसी भी रोग का इलाज मिनटों में। डॉक्टर मनोहर, ये तो सरासर झूठा विज्ञापन है। हाँ। इसमें आगे लिखा है कि ये क्या आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई भी असाध्य रोग है तो आप हमारे पास आएं। इसका शर्तिया इलाज हम विशेषज्ञ चिकित्सक से कराएंगे। और कुछ नहीं, आम जनता को मूर्ख बनाने का ये सब हथकंडा है। हाँ, और लोगों को जानकारी ही नहीं है कि पूरी दुनिया सहित हमारे देश में सिर्फ बोन मैरो से निकाले गए खून के स्टेम सेल से ब्लड कैंसर और खून से जुड़ी दूसरी बीमारियों के इलाज की ही अनुमति मिली है। सही कहा है डॉक्टर मनोहर। इसके अलावा किसी भी रोग के इलाज में स्टेम सेल की यूटिलिटी को लेकर अभी रिसर्चेस चल रहे हैं। हाँ। और ये संभावना सच भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च के ट्रायल और उनकी कामयाबी के बाद। सही कहा। एक बात बताओ डॉक्टर अनीता। हाँ? लोगों को स्टेम सेल और इससे जुड़े इलाज की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है ताकि लोग इस तरह के झूठे एड्स के झांसे में ना आए? हमारे देश में स्टेम सेल को लेकर नेशनल गाइडलाइंस और डायरेक्शंस देने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR करता है। अच्छा। और इसकी वेबसाइट पर स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल रिसर्च के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर अनीता, मुझे उम्मीद है कि लोग ICMR के वेबसाइट को पढ़कर स्टेम सेल की सही जानकारी लेंगे और स्टेम सेल चिकित्सा के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बचेंगे। बिल्कुल। अपना लाखों रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। 16 आने सच कहा। अच्छा डॉक्टर अनीता, चलो चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हैं, उन्हें देखना है। अच्छा चलो ठीक है। डॉक्टर गीता जोतवानी
हमें इसी दिशा में सजग कर रही हैं। जो ब्लड के विकार हैं और ब्लड के कुछ कैंसर्स हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ने ही फायदा दिखाया है और इस वजह से सिर्फ इसी पे अनुमति है। और अलग विकारों के लिए जो क्लेम किए जा रहे हैं मार्केट में, मतलब कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सीज या इस तरीके के जो इनक्यूरेबल, जिनके लिए अभी कोई इलाज नहीं है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, कई सारे, इवन इनफर्टिलिटी, ऑटिज्म, इस सभी चीज़ों के लिए जो क्लेम किया जा रहा है कि स्टेम सेल थेरेपी फायदेमंद रहेगी, जो कि गलत है। और इसी बात को हमारी गाइडलाइंस 2007 से लेके अभी 17 तक भी उसको एंडोर्स करते आ रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी आम थेरेपी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से किस प्रकार अलग है, इस बारे में हमें बता रही हैं डॉक्टर शिल्पा शर्मा। नॉर्मली जो दवाई जो हम खाते हैं वो डॉक्टर को पूरा राइट है लिखने का और कि इस बीमारी में ये दवाई काम करेगी। स्टेम सेल के लिए ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रायल्स होते हैं और ये उन्हीं बीमारियों के लिए कहा जाता है जिनके लिए हमारे पास नॉर्मल इलाज नहीं है। तो ये सबको नॉर्मली रूटीन में स्टेम सेल थेरेपी कराने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। पहले रूटीन मेडिसिन, रूटीन जो भी है वो सब करना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियों में जब आपके हाथ छूट जाते हैं कि अब आगे कोई इलाज नहीं है, उसके लिए आप ट्रायल लेने की कोशिश कर सकते हैं जान बचाने के लिए कि हाँ चलो अब स्टेम सेल ट्रायल भी करके देख लिया जाए। चिकित्सा जगत के अलावा स्टेम सेल जीवन के दूसरे पक्षों के लिए भी कारगर साबित हो रहा है। इसके प्रयोग से बिना जीव हिंसा और बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कृत्रिम मांस तैयार किया जा रहा है। विदेशों में इस प्रकार के मांस से बने पैटिस बहुत लोकप्रिय हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ स्टेम सेल आधारित अंडे, दूध, चर्बी, जिलेटिन और चमड़े के निर्माण में अभूतपूर्व सफलता मिली है। भारत में भी हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कृत्रिम मांस बनाने की परियोजना प्रारंभ की जा चुकी है, जो शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होगा। हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि स्टेम सेल में मानव जीवन को सुखद बनाने की अपार संभावनाएं हैं। केवल एक जरूरी सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता है और वो ये कि स्टेम सेल के उपयोग की लकीर खींचते समय हम प्राकृतिक व्यवस्था की अनदेखी न करें। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, मानव को दे सुख साधन, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। देह नवांकुर। कुछ असाध्य रोगों के इलाज की दिशा में स्टेम सेल थेरेपी के बढ़ते कदमों पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉक्टर मनीष मोहन गोरे, वाचक स्वर सुजाता रथ और जैनेन्द्र सिंह, प्रतिभागी स्वर मनोज मायनकर, राजश्री त्रिवेदी, मिलिंद देशपांडे, नवोदिता मिश्रा, अभिनय श्रीवास्तव, बलविंदर सिंह, आशीष चरंगू और ब्रिजेश रिचारिया। प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम के निर्माण में आकाशवाणी सागर, बरेली और पुणे केंद्रों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। ईमेल एक बार फिर chfu76@gmail.com।